Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग अपना चैप्टर 1 कर रहे थे और उसी में से आज हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा था दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो आइए हम फटाफट से अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और इसी टॉपिक के साथ अपने चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। तो जानते हैं कि ये टॉपिक क्या बोलता है। कोऑर्डिनेशन, देखो अगर हम नाम से पढ़े तो पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन मीन्स कुछ कोऑर्डिनेट करना, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिनमें आपस में कुछ कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि इन सब चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे कि क्या बोलते हैं, अम, जब हम कोई सब्जी बनाते हैं लाइक व्हेन वी कुक, तो जो भी हम सामान सामग्री उसके अंदर डालते हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कुछ भी, एक सब्जी के अंदर आप चीनी नहीं डाल सकते हैं या एक मिठाई वाली चीज में आप नमक नहीं डाल सकते हैं। तो हर चीज में एक वही चीज होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है, उन चीजों में आपस में एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, आपस में उनके बीच में एक अच्छा तालमेल बैठना चाहिए। दैट इज व्हाट, दैट इज कोऑर्डिनेशन। आइए देखिए क्या बोलता है ये कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला इसने, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए इतना 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 जरूरी है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन ढंग से कर ले ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने अपनी गोलगप्पे की दुकान खोली थी, आप सबको पता है हमारा बिजनेस चल रहा है गोलगप्पों का। तो हमने जो जीजी गोलगप्पे की शॉप अपनी खोली थी उसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको एक पिछली क्लास, किसी क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जैसे हमने क्या हुआ कि एक बंदे ने गोलगप्पे की पूरी बनानी है, एक ने पानी, एक ने मसाला, एक ने चटनी, ये सब बनाना है। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर ऐसा हो जाए कि दो लोग हैं आपस में उनके बीच में अच्छा तालमेल नहीं बैठ रहा, आपस में उनका बातचीत नहीं बैठ रही, या आर्ग्यू करते रहते हैं, आपस में बन नहीं रही जिसको हम बोले, तो उससे क्या होगा, उससे काम हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो अभी उसमें भी अगर अगर ये लोग फाइट करें, लाइक सपोज पानी बनाने वाले ने क्या बोला, चल चल, ऐसी बात है ना, उसने एक ही दिन के अंदर सारा का सारा पानी रेडी कर दिया, जबकि पूरी तो अभी बेली ही जा रही है, पूरियां तो बनी भी नहीं है। तो ऐसे क्या होगा, एक चीज बनकर ऑलरेडी तैयार है, दूसरी चीज तो अभी बन रही है, तीसरी चीज तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो अगर देखा जाए तो काम के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर काम के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो हमारा ग्रुप का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ग्रुप नहीं, आई मीन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। इट इज लाइक अ थ्रेड इन द गार्लैंड, मतलब जो गार्लैंड कि जो हमारी फूल माला होती है, फूल माला के अंदर जो काम एक धागा करता है वही काम सिमिलरली आप कोऑर्डिनेशन को भी समझ लो, वो धागा ही है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के सारे कामों को आपस में पिरो के रखता है। एक भी चीज टूट खत्म हुई, मतलब एक भी टांका अगर टूट गया तो सारा का सारा काम बिखर कर रह जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग ये लाइन जरूर लिखेंगे, इट इज लाइक अ थ्रेड इन द गार्लैंड। मैंने नीचे इस लाइन को लिखा भी है, आगे पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये पिक्चर में भी मैंने ना, देखो इस पिक्चर में भी मैंने यही समझाया है कि ये थ्रेड है, इट इज लाइक अ थ्रेड इन द गार्लैंड। अगर ये थ्रेड निकाल दिया जाए तो मैनेजमेंट इफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्चुअली पता है क्या है, ये हर फंक्शन में भी जरूरी है। एवरी फंक्शन में तो कोऑर्डिनेशन रहना ही चाहिए, हर फंक्शंस का आपस में भी रहना चाहिए। सिमिलरली जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मीन जो हमारा समोसा है, उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन रहना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए आपको बताया है कि जब आपको ये लिखने को आए तो कैसे लिखेंगे। देखिए अभी क्या बोलता है, it refers to that process through which
हार्मनी इज एस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या बोला, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी क्रिएट करके रखते हैं, भाईचारा, सुख शांति क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है, so that organizational objectives can be successfully achieved। ऐसा क्यों करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है उसको हम अचीव कर सकें। जैसे कि आज ही हमारी जीजी गोलगप्पे की शॉप, अगर उसके आपस के जो एम्प्लॉयज हैं काम करने वाले, जो मेन कड़ियां है काम करने वाली, अगर वही लोगों के बीच में हार्मोनाइजेशन नहीं होगा, ब्रदरहुड नहीं होगा, हार्मनी में सुख शांति से अच्छे से आराम से अपने काम को वो नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, लड़ाइयां होंगी सब में आपस में, टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेस वेस्ट होंगे। तो क्या जो मेरा गोल है, आपको क्या लगता है, अगर 10-12 दिन लड़ाइयों में चले गए तो क्या एक महीने में मैं अपना वो 5000 रुपीज वाला गोल अर्न कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि जो मेरा 5000 रुपीज का गोल है मैं वो अचीव कर सकूं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, एक्टिविटीज है, उनके बीच में हार्मनी क्रिएट हो। इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रनाइज, बताया था ना मैंने, सिंक्रनाइज कनेक्ट करके रखता है द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सिंक्रनाइज मतलब कनेक्ट कह सकते हो, ठीक है, सिंक्रोनाइज मतलब कनेक्ट करके रखना। इट इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि देखिए, एक हमारा होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब कई हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी भसड़ चलती है। ये डिपार्टमेंट बोलता है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है, वही अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलेगा मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, वही फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा नो मुझे अच्छा काम करना है। तो सब अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और आपस में ही compete करते रह जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि आपस में compete कर कर नहीं चलना, आपस में एक साथ एकजुट होकर काम करना है। जब एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में कनेक्टिविटी से काम करते हुए चलेंगे ना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल बहुत अच्छे से अचीव होगा। यही यहाँ पर भूल है कि मैनेजर ये ध्यान रखता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना आपस में compete कर रहे हैं, बट इस तरीके से compete नहीं कर रहे कि अल्टीमेटली बस उनके लिए यही इंपॉर्टेंट रहेगा कि बस हम रह गए। नो, उनको माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि वी आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम सब एक ही ग्रुप के हैं, हमें एक तरह मिलकर आपस में कनेक्ट करके काम करना है, ठीक है। तो यही बोला उसने यहाँ पे, इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इट्स अ फोर्स विच बाइंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज अ फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर दिया है लेकिन मैंने अब तक प्लान ही डिसाइड नहीं किया है, तो एक काम बहुत आगे निकल गया, एक काम बहुत पीछे रह गया, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आपस में। सो देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हर फंक्शन के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं कि प्लानिंग ब्लूप्रिंट है फ्यूचर का, वही जो हमारा कंट्रोलिंग है वो पास्ट में जाता है, पास्ट की चीजों को देखता है और उसी के बेसिस पर वो प्रेजेंट को देखता है और उन दोनों का कंपैरिजन करता है। तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है कि ये आपस में मिलके काम कर रहे हैं, ऐसे आपस में इधर उधर कोई काम नहीं जा रहा है। सो देयर इज द कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट अप इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि भाई कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ये आप पढ़ेंगे ना आपको ये मैनेजमेंट से रिलेटेड लगेगा। इसने क्या बोला, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, मतलब कोऑर्डिनेशन में ग्रुप एफर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मींस कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। देखो ये जगह पढ़ते हैं, एक जनरल बात करते हैं कि यार देखो मैनेजमेंट में हमने बहुत बार पढ़ लिया, हर बैकग्राउंड से इंसान आता है,
हर एक की डिफरेंट नीड होती है, हर एक का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, माइंडसेट होता है। सो हर बंदा एक दूसरे से अलग है, ये चीज हमने पढ़ी। तो इसने क्या बोला, ये जिन किसी की कोई नीड है, किसी का कोई वांट है, किसी की कोई थॉट है, किसी का कोई ऑब्जेक्टिव है, कोऑर्डिनेशन इन सब को साइड करते हुए, मतलब साइड इन द सेंस एक साथ करते हुए, हर हर बंदा अलग अलग जगह से आ रहा है, इन लोगों को एक ग्रुप में लेकर आना और मिलाकर एक साथ काम करवाना, मैंने बताया था बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये कैसे पॉसिबल है कि वो लोग एक साथ मिलकर काम करें? दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट रहेगी कोऑर्डिनेशन की, कि भाई एक ग्रुप में तो हमने बना लिया, लेकिन अब उसके बीच में ज्यादा से लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रह जाएगा सबके काम के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको एक तो ग्रुप के अंदर लेकर आए, और ग्रुप में लाने के बाद उनकी जो एक्टिविटीज है उसके अंदर इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन को लेकर आए कि मीनिंगफुल वर्क निकल कर आए। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेस भी बर्बाद हो रहे हैं, काम भी निकल कर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड एंड डाइवर्स नीड इनटू अ पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। मैंने यही बताया, सबकी डिफरेंट नीड वांट होती है, सब लोग एक साथ आते हैं और एक पर्पसफुल एक्टिविटी के लिए काम करते हैं। ये पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन की वजह से। इट गिव्स कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंसेस एज इट इज वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड। देखो ये क्या बोल रहा है कि इसका मेन मोटिव क्या होता है कोऑर्डिनेशन का। देखो कोऑर्डिनेशन, एक बार सब में आपस में एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह जब सब काम करने लग गए ना विद कोऑर्डिनेशन, उससे क्या होगा, उससे ये पक्का पता चल जाएगा कि जो हमने प्लान एक्चुअल में किया है, क्या हम जो काम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये उसी प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। हम मुझे 5,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे 1,000 पूरीज बनानी है, तो हमें देखते हुए इंश्योर करते हुए चलेंगे कि क्या जो हमारा काम चल रहा है, क्या ये प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्या 1,000 पूरीज बन पाएंगी हमारी इतने दिनों में, क्या 1,000 पूरीज बनने जितना काम हो रहा है एक दिन के अंदर, या फिर क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो हमने सोच कर रखी है वैसी की वैसी ही है। सो ये इंश्योर करता है कि जो हम लोगों ने एक्चुअल में प्लान किया हुआ है वही हो रहा हो, वही इन प्रोसेस हो। ठीक है, क्लियर? देखिए दोबारा पढ़ो। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स नीड इनटू पर्पसफुल वर्क और एक्टिविटी। यही पढ़ा, सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं, उनको एक साथ करते हैं, एक ग्रुप में करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट। ये सारा का सारा फोकस ग्रुप के ऊपर देता है कि यस, एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दे रहा, पूरे के पूरे ग्रुप को दे रहा है। क्या दे रहा है? पूरे के पूरे ग्रुप को दे रहा है। एंड उसके बाद ये क्या इंश्योर करता है कि जो काम हम लोगों ने सोचा था प्लानिंग के दौरान, काम वैसे का वैसा ही परफॉर्म हो रहा है। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूटिलिटी ऑफ एक्शन। देखो, द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन in the realization of a common purpose. It acts as the binding force between the departments and ensure that all action is aimed at achieving the organizational goals. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर मैं बता चुकी हूँ। ये देखता है सब लोग आपस में एक, हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन का मतलब यही है, सब लोग आपस में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ये इसका मेन पर्पस ही यही है कि जो हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना, वो अचीव होना चाहिए। मैनेजमेंट का ही पूरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही है, ये हर जगह हम पढ़ रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी उसने यही बोला कि ये बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। पहले तो ये ध्यान रखता है कि यार जो कॉमन गोल हम लोगों ने सोचा वो अचीव हो रहा है ना, हाँ वो हो जाएगा। साथ ही साथ में ये बाइंड करता है सभी के सभी डिपार्टमेंट्स को। डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्पीट नहीं करने चाहिए, डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। फिर कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बताने की जरूरत ही नहीं है, जिस तरह से मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखो जैसे मैंने अभी बताया, हर जगह हर फंक्शन में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, हर लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन हर जगह पर चाहिए यार। अगर किसी काम के अंदर आपस में क्या कहते हैं उसको,
मेल ही नहीं बैठेगा आपस में, अगर वो लोग एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, आपस में अच्छे से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो काम नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। तो हमने ये चीज पढ़ ली थी। यहाँ पर उसने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि जैसे जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस फॉलो होता जाएगा, वैसे वैसे ही हमारा कोऑर्डिनेशन भी चलता जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट all functions of management and in all level of at all level of management। तो हर फंक्शन में तो चाहिए ही चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो होगा ही होगा। प्लानिंग करते टाइम भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग के टाइम, स्टाफिंग के टाइम, हर फंक्शन के बीच में भी चाहिए कनेक्शन, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, ये रुकती नहीं है। जिस तरह से मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, उस तरीके से कोऑर्डिनेशन भी। एक तरीके से समझ लो मैनेजमेंट की पूंछ है आपका कोऑर्डिनेशन, ऐसे याद रख लो कि मैनेजमेंट की पूंछ है कोऑर्डिनेशन। जहां जहां मैनेजमेंट चलेगा वहां वहां कोऑर्डिनेशन चलेगा, ठीक है। Coordination is a continuous process. It is not a job which can be performed once, but it is needed. But its need is felt at every step. ये ऐसा नहीं है कि एक बार परफॉर्म कर लिया, लेकिन इसकी जो नीड है ना वो हर जगह पर रिक्वायर्ड होती है। कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए। इवन एक फैमिली है ना, फैमिली में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर उस फैमिली में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फैमिली में लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे। So next up is coordination is all pervasive function, मतलब it is universal, essential, हर जगह पर coordination चाहिए। मैंने बताया फैमिली में चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, हर लेवल पर चाहिए, हर फंक्शन के बीच में coordination चाहिए। So the nature of coordination is pervasive, like making a timetable in an educational institution is an apt example of establishing coordination। जैसे हम कोई स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पर हमको एक टाइम टेबल मिलता है, इस टाइम से इस टाइम पे ये पीरियड लगेगा, इस टाइम पे मैथ्स, इसमें बिजनेस, इसमें अकाउंट्स, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल मिलता है हम लोगों को। तो ये टाइम टेबल का मिलना क्या हुआ, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना ही तो है ना, कि सब टीचर्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, कोई एक दूसरे से लड़े नहीं कि मैं लूंगी क्लास, मैं लूंगी क्लास। तो ये क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन है इसके बीच में। और परवेजिव, यूनिवर्सल कैसे, क्योंकि हर स्कूल में टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है, एवरी स्कूल प्रोवाइड्स टाइम टेबल। इवन आजकल तो इंस्टीट्यूट्स वाले भी प्रोवाइड करने लग गए, इतने से इतने बजे आपकी ये क्लास चलेगी, इतने से इतने बजे आपकी। सो इट इज ऑल परवेजिव, ये हर जगह पर चलता है। सो कोऑर्डिनेशन इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेजिव। फिर लास्ट, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब देखो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पढ़ तो रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन चाहिए, इंटरलिंकिंग चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होता है, कनेक्टिविटी होती है, पर इसको इंश्योर कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चेक करना कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन्ड है कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन्ड नहीं है। ऑब्वियसली मैनेजर की, ये मैनेजर की ड्यूटी है कि वो चेक करता है, इंश्योर करता है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो हर जगह पर होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नीडेड एट ऑल थ्री, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। ये हमने पढ़ा, मैंने बताया आप लोगों को। डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट all the levels are equally important. Thus, it is responsibility of all the managers that they make efforts to establish coordination. हर एक लेवल पे काम होता है। टॉप लेवल मैंने बताया था पॉलिसी सीनियर मोस्ट का होता है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाते हैं, देन मिडिल को दे देते हैं, मिडिल आगे उसी चीज को लोअर ऑपरेशनल लेवल के पास कम्युनिकेशन करते हैं। फिर ऑपरेशनल लेवल वो होता है जो एक्चुअल में वर्किंग लेबर्स से कनेक्ट करता है। तो हर जगह पर कोऑर्डिनेशन चाहिए, और ये कौन इंश्योर करेगा, मैनेजर करेगा। तो यहाँ हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फिनिश, फाइनली जस्ट लास्ट सब टॉपिक बचा आपके टॉपिक का, और उसके बाद चैप्टर फिनिश। आप लोगों को खुशी हो रही होगी ना कि चैप्टर फिनिश होने वाला है। ऑब्वियसली मुझे भी हो रहा है कि मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलो फटाफट से कर लेते हैं बिना बातें करे। इंपॉर्टेंस ऑफ, ये फिर से हो गया, जो मेरी क्लास देख रहे हैं उन्हें पता ही मेरे से हर बार होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है, देखो अभी मैंने बात किया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, इन सभी लोगों से काम कराना और वो भी कोऑर्डिनेशन में, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। तो एक ग्रुप के अंदर तो नेसेसरी है ही है कि हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ग्रुप, जहाँ ग्रुप एफर्ट्स आता है, जहाँ बहुत ज्यादा लोग होते हैं, वहां पे कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना पड़ता है। वहां पे कोऑर्डिनेशन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमको फील होती है कि यहाँ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
तो देखो क्या बोलता है, ग्रोथ इन साइज, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता चलेगा, मीन्स एक छोटे से हमने जीजी गोलगप्पे की दुकान खोली, अब अगर वो इतनी चल गई कि अब मैं उसकी ब्रांचेस बना रही हूँ, अब पहले मैं सिर्फ सर्विंग का काम करती थी, अब सिटिंग का काम कर रही हूँ, जैसे जैसे काम बढ़ता चलेगा, ग्रो करता चलेगा, वैसे वैसे ही क्या होगा, वैसे वैसे ही मुझे लोगों को भी रखना पड़ेगा, और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ते चलेंगे, काम बढ़ता चलेगा मेरा, ऑब्वियसली काम मेरा बहुत अच्छे से परफॉर्म होगा। पर जिस तरीके से लोग बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा, उसी के तरीके से सब लोगों के डिफरेंट थॉट्स, नीड्स, वांट्स, ऑब्जेक्टिव सब अलग अलग होता है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। वहां पर आता है हमारा धड़ाम, कोऑर्डिनेशन। देखो, at times, it may become difficult to integrate their efforts and activities. All individuals differ in their habits of work, background, approaches to situations, and relationship with others. It becomes necessary to ensure that all individuals work towards common goal of an organization, but employees may have their individual goals also. हमने पहले ही ये चीज पढ़ चुके हैं, इसको नया पढ़ने की नीड ही नहीं है। ग्रुप गोल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि सबका अपना अपना गोल होता है, इंडिविजुअल गोल होता है, तो एक मैनेजर के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो उनको किस तरफ लगाए कि नहीं, आप अपने ग्रुप गोल को, मीन्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे फोकस करो, पर्सनल गोल्स पे भी फोकस मत करो, क्योंकि जैसे ही उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, वो देखेंगे कि उनका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव था, पर्सनल गोल था, वो भी कंप्लीट हो गया। ये हमने पढ़ा था पीछे, राइट। वही चीज उसने याद की कि जब ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं ना, तो ज्यादा लोगों के बढ़ने से क्या होता है, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो उनका आपस में इंटरलिंक करना या आपस में बनना बहुत मुश्किल होता है, और सबकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स भी होती है। तो कोऑर्डिनेशन क्या हेल्प करता है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, इस तरीके से ग्रुप एफर्ट हमको लगाना पड़ता है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट कराना पड़ता है कि अल्टीमेटली वो लोग अपने इंडिविजुअल गोल्स को फिलहाल भूल जाए और सिर्फ कॉमन गोल के लिए ही काम करें। देन अब आता है हमारा सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एंड सेक्शंस। हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं एक्चुअली, ठीक है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, पढ़ा हमने, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑल दिस डिपार्टमेंट्स अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया कि आपको इतना फाइनेंस का अरेंज करके रखना है, हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला आपको इतना प्रोड्यूस करना है, हमने सेल्स डिपार्टमेंट को बोला आपको इतना सेल करना है, रिवेन्यू इतना रिवेन्यू होना चाहिए। हर एक को ना डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हमने दे रखे हैं, तो वो लोग अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में इतना गुम हो जाते हैं ना कि वो ये भूल जाते हैं कि वो काम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, वो आपस में compete करते रहते हैं। ऊपर ही मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए आपको पढ़ाया। सम देखो क्या लिखा है, सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ ईच यूनिट एंड डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स एंड बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट आर बिकम मोर रिजिड। इसका क्या मतलब है, उन्होंने यही बोला कि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने एक एरिया में रहकर काम करता है, वो इतना ज्यादा वो हो जाता है ना कि सिर्फ हमें अपने अपने लिए काम करना है, सिर्फ अपने पे फोकस करता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को वो भूल जाता है। मतलब वो ये भूल जाता है कि जो सामने वाले लोग है ना, वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल गोल को देखते हैं कि मुझे इतना ही मिला है, इसके साथ साथ वो मेन गोल को प्रेफर नहीं कर पाता। तो इस केस में क्या होता है, however all department and individual are interdependent and they have to depend on each other for information to perform their activities। देखो, अगर सेल्स डिपार्टमेंट ये नहीं बताएगा कि कितनी सेल्स हुई है, तो जो, या एग्जांपल लेते हैं, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये नहीं बताएगा कि कितना प्रोडक्शन करा है, तो सेल्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने प्रोडक्ट सेल करने और कितना बैक स्टॉक हमारे एंड पे रहेगा, बैक एंड पे कितना स्टॉक रहेगा। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ ना। अगर ये कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे और सेल्स डिपार्टमेंट ने सारा कुछ बेच दिया और हमारे पास अल्टीमेटली कुछ बचा ही नहीं है, तो सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन का किया धरा तो फेल हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्टिव ही फेल हो जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये बहुत जरूरी है कि सारे डिपार्टमेंट्स में इंटरलिंकिंग हो। तो इसने यही लाइन बोली है कि सारे डिपार्टमेंट आपस में क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। दोनों को, हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। The activity of each department needs to be focused on attainment of common organizational goal। common organization goal की तरफ focus करना चाहिए। The process of linking activities of various departments is accomplished by coordination।
कैसे आप लोग इन एक्टिविटीज को कैसे कनेक्ट करते हो? कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही करते हो। मैंने इसको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, फिर उसने फाइनली प्रोडक्ट को बेचा। ये जो पूरा इंटरलिंकिंग इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, एक दूसरे को एक दूसरे से जान रहे हैं। उसने मुझे बताई, मैंने खुद वर्क किया, फिर मैंने आगे उस काम को अपना काम परफॉर्म करके दिया। ये क्या है आपस में, चल क्या रहा है? दिस इज व्हाट, दिस इज कोऑर्डिनेशन। देन लास्ट आता है हमारा स्पेशलाइजेशन। अब देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो एक एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, पर्टिकुलर वर्क के अंदर वो स्पेशलिस्ट होते हैं। लाइक टाइपिंग करने वाला अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, पेंटिंग करने वाला अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है। तो हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है। Specialists usually think that they are only qualified to evaluate, judge, and decide according to the professional criteria. They do not take advice or suggestion from others in matters pertaining to their area of specialization. This often leads to conflict amongst different specialists as well as others in the organization. समझाने की जरूरत ही नहीं है। जब ये काम में स्पेशलिस्ट मैं हूँ, मुझे पता है कि बिजनेस स्टडी पढ़ाने में मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने मान लिया that I am the specialist in teaching the business studies, although ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मे बी कल को मैं हो जाऊं या मे बी आप लोगों को लगते हूँ, बट वो काफी फार, बहुत दूर की बात है। एग्जाम्पल ये कि मैंने ये सपोज कर लिया कि मुझे बोला गया दैट आई एम स्पेशलिस्ट इन टीचिंग द बिजनेस स्टडीज, मुझसे अच्छी बिजनेस कोई नहीं पढ़ा सकता। तो अब क्या होगा ना, जब कोई और टीचर मेरे सामने बिजनेस स्टडीज को पढ़ाएगा ना, तो मैं इतनी रेलेवेंस नहीं दूंगी। मुझे ये कि मैं ही मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ अगर मुझे ना किसी काम में प्रॉब्लम भी आ रही है ना, तो मैं ये नहीं सोच चाहूंगी, जैसे मुझे मेरे टॉपिक के अंदर कोई 11th का टॉपिक आ गया है, तो मैंने क्या मान रखा है दैट आई एम द स्पेशलिस्ट, मैं कर सकती हूँ इस काम को। तो मैं किसी और से, लाइक 11th के टीचर, जो हमारे टीचर अर्जुन सर पढ़ा रहे हैं, मैं ये चाहूंगी नहीं कि मैं उनकी रेफरेंस लूं या उनका लूं, मैं ये समझूंगी मैं ही मैं हूँ। तो इससे क्या हो रहा है ना, मैं किसी की कोई सलाह नहीं ले रही हूँ, बस अपनी मर्जी से काम करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। इवन मैं अपने सीनियर्स की भी कोई रेफरेंस नहीं ले रही हूँ या कोई एडवाइस ही नहीं ले रही हूँ, बस अपनी मर्जी से काम करे जा रही हूँ। अब मैं अगर अपनी मर्जी से करूंगी, कोई सजेशन एडवाइसेस नहीं लूंगी, इससे क्या होगा, उनके और मेरे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। इवन मैं अगर स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे अलावा और जितने भी टीचर्स अपने अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, मेरा उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि मेरा ऑर्गेनाइज, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है कि अगर कोई बंदा एक काम में स्पेशलिस्ट है, किसी काम को करने में, तो वो किसी की एडवाइस नहीं लेता। प्राउडली कह लो, एक तरीके से प्राउडली सा हो जाता है कि मैं खुद ही इस प्रॉब्लम को इवेलुएट करूंगा, जज करूंगा, क्योंकि मैं इस खेल का माहिर हूँ। लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, ये लोग अपनी अपनी फील्ड के क्या हैं, स्पेशलिस्ट हैं, बैटिंग में स्पेशलिस्ट हैं, तो ये लोग किसी की सलाह ही नहीं लेंगे। तो इससे क्या क्रिएट हो सकता है, इससे ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। बाकी स्पेशलिस्ट के साथ धोनी और विराट कोहली का हो गया, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन गोल तो अल्टीमेटली फिर से साइड हो गया। तो यहाँ पर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन, कि स्पेशलिस्ट के बीच में भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कि इतना प्राउड नहीं होना चाहिए, उनको एडवाइसेस लेनी चाहिए, इस तरीके से काम होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन ले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद ही खुद काम करे, उनके काम के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो थ्रेड, गार्लैंड वाली थ्रेड होनी चाहिए जो आपस में सबको पिरो कर रखे। वो स्पेशलिस्ट है, हमने मान लिया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा लोग ऑफेंड हो रहे हैं आपके काम को लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कौन हेल्प करता है हमें, कोऑर्डिनेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंस थे हमारे किसके, कोऑर्डिनेशन के। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी है, क्रक्स लिखा है मैंने। क्रक्स समझते हैं, क्रक्स मतलब एक इन शॉर्ट क्विक समरी क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे बोला जाता है कि इतनी जरूरी है, कि तो मैंने कहा ये हर फंक्शंस में परफॉर्म होती है, हर लेवल पे परफॉर्म होती है, एंड इट इज लाइक अ थ्रेड इन द गार्लैंड। तो यहीं पर अगर देखा जाए, आप लोगों का चैप्टर हो जाता है, ये लो क्या हो रहा है, ओके देखिए, यहीं पे आप लोगों का चैप्टर हो जाता है फिनिश। अब इस चैप्टर के अंदर एक सिंगल टॉपिक भी नहीं बचा है जो मैंने आप लोगों को ना पढ़ाया हो। आई रियली 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 होप कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा चैप्टर नंबर 1 को। मैंने इसको इतना डिटेल में पढ़ाया है,
आई डोंट थिंक सो इतना डिटेल में अभी आप लोगों ने इसको पढ़ा हो, स्कूल्स वगैरह में पढ़ा हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है इस चैप्टर को पढ़ाने में, एंड आई रियली होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, इस चैप्टर को। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग साथ साथ में ही चैप्टर्स रिवाइज करते हुए चलिए और इन नोट्स को फॉलो कीजिए। ये नोट्स आपको एंड में एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग साथ साथ में रिवीजन करते चले एंड साथ साथ में नोट्स पढ़ते चले, या अपने नोट्स भी बना लीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बस रिवीजन इज द की। रिवीजन साथ साथ करते चलिएगा। तो दैट्स इट, चैप्टर नंबर 1 हमारा हो जाता है ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, इतनी ही डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग इसी तरीके से एग्जाम्पल्स एंड पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। एंड आई रियली होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, चैप्टर 1 अच्छा लगा हो। प्लीज अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, एंड कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व करूंगी। एंड ऐसे ही और अपडेट्स जानने के लिए प्लीज फॉलो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।